नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 11 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, डेली याद में दिलाऊंगा एक बार, और 66 दिन करीब में आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अपना 100% दे दीजिएगा। ये बस बोलने की बात नहीं है, आप इसको उस दिन रियलाइज़ करेंगे जिस दिन आपका पीटी एग्ज़ाम होगा या पीटी एग्ज़ाम होने वाला होगा 1-2 दिनों में। तब आपको लगेगा कि क्यों नहीं पढ़ लिया, उस समय कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, लगेगा कि ये चीज़ नहीं आ रहा है, वो नहीं पढ़ा। तो इसलिए अभी पढ़ लीजिए एक सीक्वेंस बनाकर सभी चीज़ों को, ताकि आपको उस समय में दिक्कत ना हो। पीटी के लिए मैंने बताया था कि 100+ का टारगेट रखिएगा एग्ज़ाम में, 100+ स्कोर करने का टारगेट रखिएगा, और इसके लिए आपको 120+ में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। स्ट्राइक रेट का तात्पर्य है कि आपके निगेटिव कम होने चाहिए। 120+ में सवाल आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में, तब जाके आपका 100+ में स्कोर बनने की उम्मीद होगी या सेफ स्कोर में पहुंच पाएंगे। कट ऑफ तो आपको पता ही है कि ऊंचा जा सकता है, हाई जा सकता है, लगा हुआ है, जा सकता है। देखिए आज का हेडलाइन क्या है और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। एक चीज़ और है कि भाई 71 बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर आप पढ़ना शुरू कीजिए सीरियसली। अगले साल आपका एग्जाम होगा तो सितंबर टू सितंबर आपका करंट अफेयर जो है वो पढ़ के जाना चाहिए। आंसर राइटिंग का नया ग्रुप शुरू हो रहा है 20 सितंबर से, 71 बीपीएससी पीटी को लेकर, मेंस को लेकर। तो आप अगर अभी से जुड़ जाएंगे तो सही रहेगा। पिछले साल अक्टूबर में मैंने शुरू किया था 70 बीपीएससी को लेकर, तो कई सारे बच्चे जुड़े थे, बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम हो गया था इसलिए जुड़े थे। तो अभी से जुड़िए और लिखिए, लिखने से ही समाधान हो पाएगा। नो मैटर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कोचिंग में, ऑफलाइन, ऑनलाइन, वहाँ पर आपको उत्तर लेखन नहीं सिखाया जाता, वो बस केवल कोर्स कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि केवल कोर्स कंप्लीट होता है। इसलिए आंसर राइटिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। हेडलाइन देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है जम्मू कश्मीर इलेक्शन करवाने को लेकर बिल्कुल ही तैयार हो गई है और इलेक्शन जल्द ही होगा। इस हेडलाइन से और आगे का मतलब तो अपना है नहीं। अभी जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसको कंक्लूड करके एक बार पढ़ लेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो रही है। यूटी होगा, ये यूटी होगा, अर्बन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। किसके साथ में? तो विधानसभा के साथ में। विधानसभा के साथ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी देश में? एक पंडिचेरी है, एक दिल्ली है और एक जम्मू कश्मीर हो गया है। जम्मू कश्मीर हो गया है जिसके पास विधानसभा है, लेकिन यूटी है, वो यूटी है, अर्बन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार के तहत में है ये। वहाँ पर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन होना ही चाहिए था, क्योंकि 2019 में जब से 370 को निरस्त किया गया उसके पश्चात से वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए थे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होने से शांति स्थापित होती है, और इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में खलन डालने के लिए आपने देखा होगा जून से वहाँ पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी हमले हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हथियार में समाधान नहीं है, बल्कि बैलेट पेपर में समाधान है, बुलेट में समाधान नहीं है। ये तो मुख्य हेडलाइन हो गया। आप देखिए दूसरा क्या है, जम्मू कश्मीर शांति की तरफ में बढ़ रहा है, और दूसरा देखिए मणिपुर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जो अशांत रहता था वो शांत होता जा रहा है, और जो अशांत रहता था वो अशांत होता जा रहा है मणिपुर। आप देख ही सकते हैं, मणिपुर में स्टूडेंट्स की रैली हुई, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके पास से सिक्योरिटी फोर्स और स्टूडेंट के बीच भारी क्लैश देखने को मिला है। नए तरीके का वायलेंस वहाँ पर शुरू हो गया है, बहुत ही भारी स्तर का। केंद्र सरकार कंट्रोल ही नहीं कर रही है ढंग से। एक दिन में कंट्रोल करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कर ही नहीं रही है। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। आप देख ही सकते हैं मणिपुर में फिर से वायलेंस शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी तो होता ही है। हथियार कहाँ से उनको इतने एडवांस मिल रहे हैं। कई सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है, आप देख ही सकते हैं। उसके साथ में जो माधवीपुरी बुच हैं, सेबी की प्रमुख, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कई सारे तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी इन पर आरोप लगाया कि कई सारे जगहों से, अलग अलग जगहों से पैसे ले रही थी, पेंशन ले रही थी, वेतन ले रही थी, एक साथ 3-3 जगहों पर काम भी कर रही थी। खैर चलिए, इन सब से आपका सवाल नहीं बनता है। सेबी मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इंडिया और यूएई के रिलेशन को पढ़ेंगे। उसके अलावा से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके अलावा FATF को समझेंगे हम लोग, FATF को डिटेल में समझेंगे हम लोग। उसके बाद से रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक कंडक्ट करवाई गई है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा साइबर कमांडो की स्थापना की गई है, साइबर कमांडोज
साइबर कमांडोज बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। 14C ये क्या है भाई, इसको भी समझेंगे। गृह मंत्री जी ने कल से शुरू किया है, दिल्ली में बैठक हुई थी, सम्मानित भी किया गया है। तेलंगाना के साइबर कमांडोज को सम्मानित भी किया गया है और उसके साथ ही एक नया विंग शुरू किया गया जिसके CEO कौन बने हैं, इन सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। चूँकि गृह मंत्री जी ने उसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो मालदीव है, मालदीव के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू, ये भारत की यात्रा पर आने वाले हैं अगले सप्ताह। आफ्टर डिफेंस डायलॉग मोइजू ऑफ मालदीव सेट टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह आएंगे। धीरे धीरे मालदीव जो है, जिसके साथ हमारे रिलेशन निचले स्तर तक पहुंच गए थे, आपको पता ही होगा, इंडिया बैक के नारे लगाकर मोइजू जी शासन सत्ता में आए हैं और अब इंडिया से इनको समाधान भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए। तो ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स हमें क्या लेना देना, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स अगर टॉक्सिक होता है तो उसका एक्सटर्नल प्रभाव पड़ता ही है। इनकी भारत यात्रा होगी, जिसके पश्चात उम्मीद ये किया जा रहा है कि भारत और मालदीव के रिश्ते जो हैं नए आयाम से, नए तरीके से फिर से शुरू हो सकते हैं और इनको पैसे वगैरह की मदद भी चाहिए, तो इसलिए भी ये यात्रा अहम माना जा रहा है। तो इस न्यूज़ को भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बाकी चलते हैं इंडिया UAE के रिलेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए IR के जब भी मैं आपको रिलेशन पढ़ाता हूं तो उसको सीरियसली लिया कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आपसे IR के सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें 10 से 12 पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं और लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं। IR में आप बातें नहीं बना सकते हैं, जो एक्चुअल फैक्ट है, जो एक्चुअल रिलेशन है, जो एक्चुअल हम जिन पे मुद्दों पर बातचीत करें, केवल उसी को लिखना पड़ता है आपको। तो एक तरह से IR की कई सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। ये याद कैसे होगा, एक बार आप पढ़िए, फिर एक बार जब आपको मैं उत्तर लेखन करवाता हूँ GS1 का, IR का, करंट अफेयर का, तो उस दौरान आपको क्या होगा, तो उस दौरान आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको बंधुओं, किस प्रकार से IR में चीज़ें की जाती है। कॉमन इंटरेस्ट हम ढूंढेंगे, कॉमन शत्रु ढूंढते हैं, कॉमन मुद्दे ढूंढते हैं जिन पर हम समझौते करते हैं। यही वो 3-4 चीज़ें जिसके आधार पर हमारा रिलेशन आगे बढ़ता है। परिचय क्या है, तो 1972 में हमारे राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। हाल ही में हम दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर डील को साइन किया है। इससे पहले हम लोगों ने डिजिटल फिनटेक को लेकर भी साइन किया था। जैसे भारत के UPI वगैरह को भी अपनाया गया है UAE में, वहाँ पर भी इस चीज़ को लागू किया गया। UAE का जो पेमेंट सिस्टम है उसके साथ में इंटीग्रेट किया गया है भारत के पेमेंट सिस्टम को। कुछ दिन पहले का ही ये क्या है, तो आपको अपडेट दिया है मैंने। और अभी भारत के यात्रा पर आए थे वहाँ के सुल्तान, तो उस दौरान क्या साइन हुआ है, तो न्यूक्लियर पैक्ट साइन हुआ है, सिविल न्यूक्लियर पैक्ट। उसके अलावा ऊर्जा को लेकर भी साइन हुआ है। मैंने आपको LNG के बारे में समझाया था कि हम दोनों ने साइन किया है LNG के निर्यात आयात को लेकर। उसके अलावा गुजरात में फूड पार्क बनाने का भी काम किया जाएगा UAE के द्वारा। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो करंट से आपको स्टैटिक पोर्शन जोड़कर लिखना पड़ता है IR में। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों को तब और अधिक बढ़ावा मिला जब अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्रा की और हम दोनों देशों के बीच में नई रीढ़ रखी। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अरब प्रायद्वीप के जो देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशन को बहुत ही डायनामिक और बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले गए हैं। उन्होंने पर्सनल अप्रोच रखा है इन देशों के साथ में। जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को भारत यात्रा के दौरान, वो भारत की यात्रा पर आए थे हमारे गणतंत्र दिवस के दौरान, और उस दौरान भी हमारी साझेदारी अच्छी रही थी। आर्थिक संबंध, 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हमारा व्यापार है। अगले 5 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर तक हमें ले जाना है, 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है इसमें। और अनेक भारतीय कंपनियों संयुक्त अरब अमीरात में सीमेंट निर्माण, कपड़ा और सभी चीज़ों में है। वहाँ पर भारतीय भरे पड़े हुए हैं। भारत के लोग अगर भारत के बाहर कहीं पर सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, मिलियनर की हम बात करें तो दुबई जैसे देश है जहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको, दुबई जैसे शहर हैं जहाँ पर भरपूर मात्रा में देखेंगे। और UAE, सऊदी अरब, इनमें तो भरे पड़े हैं भारतीय, सभी तरह के हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। भारत की संशोधित FTA रणनीति के तहत में सरकार ने निपटने के लिए कम से कम 6 सदस्य देशों को प्राथमिकता दी है, जिसमें अर्ली हार्वेस्टिंग डील संयुक्त अरब अमीरात सूची में सबसे ऊपर है। अन्य ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और खाड़ी सहयोग परिषद देशों का एक समूह है। और FTA भी लगभग हमने साइन किया किसके साथ में, UAE के साथ में। जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो सभी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ही जैसे नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों पर किसी देश के साथ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे देश A है, इससे हम 100 वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, तो हमने बोला कि 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बनती हैं, इसलिए हम 95 वस्तुओं पर क्या करने जा रहे हैं, तो FTA साइन करने जा रहे हैं। इस तरह से साइन होता है, कस्टमाइज होता है FTA हमेशा। ओके,
यूएई ने भी भारत और 7 अन्य देशों ब्रिटेन, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजरायल और केनिया के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौते को आगे बढ़ाने के अपने इरादे की घोषणा की थी। सांस्कृतिक संबंध क्या है? 3.3 मिलियन, लगभग में 33 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। उस छोटे से देश में 33 लाख लोग रहते हैं। भारत ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया था। भारतीय सिनेमा और टीवी वहाँ पर खूब पसंद किया जाता भारतीय सिनेमा को, इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रेलर लॉन्च वगैरह भी होते हैं वहाँ के शहरों में, है ना। हिंदी, मलयालम, तमिल फिल्में दिखाए जाते हैं वहाँ पर बड़े स्तर पर। अमीराती समुदाय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेता है और संयुक्त अरब अमीरात में योग तथा ध्यान केंद्र के विभिन्न स्कूल सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कल्चरल रिलेशन को समृद्ध करती हैं, कल्चरल रिलेशन को जोड़ने का काम करती है। फिनटेक सहयोग, अभी मैंने आपको समझाया। फिनटेक सहयोग 2019 से यूएई में रुपे कार्ड की स्वीकृति दी गई थी। रुपया और दिरहम निपटान प्रणाली के संचालन जैसी पहल डिजिटल भुगतान प्रणालियों में पारस्परिक अभिसरण को प्रदर्शित करती है। मतलब कि दरअसल वहाँ पर इतने 33 लाख भारतीय रहते हैं, भारत से उनके आदान प्रदान रुपए का होता है। तो अगर कॉमन एक चैनल होता है तो रुपए को भेजना और प्राप्त करना दोनों ही आसान हो जाता है। भारत और यूएई के बीच लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की रूपरेखा का उद्देश्य स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भी स्थापित करना है। मतलब कि भारत और यूएई डॉलर में व्यापार नहीं करके अपने करेंसी में व्यापार करें। इससे क्या होगा? डॉलर से हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। आरबीआई के अनुसार एलसीएसएस के निर्माण से निर्यातों और आयातकों दोनों को ही लाभ मिलने जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा में तो है ही हमारे साथ में, सामरिक क्षेत्रीय सहभागिता में भी मददगार है, I2U2 जैसे, और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है उसमें भी यूएई शामिल है। I2U2 और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें भी यूएई साझेदार देश है। चुनौतियां क्या क्या हैं? तो व्यापार बाधाएं भारतीय निर्यात को प्रभावित कर रही हैं। उसके अलावा एक चुनौती तो सभी जगहों पर रहता है, चीनी प्रभाव। चीन की चेक बुक डिप्लोमेसी, यानी कि हम आपके यहाँ पर खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भारतीय इंटरेस्ट को कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर रहता है हमारे लिए हर विदेशी रिलेशन में। काफिला प्रणाली की चुनौती, संयुक्त अरब अमीरात की काफिला प्रणाली नियोक्ताओं को अप्रवासी मजदूर, विशेषकर अल्प वेतन वाले रोजगार में नियोजित श्रमिकों के संबंध में अनुचित अधिकार प्रदान करती है। नियोक्ता यानी कि जिन्होंने एम्प्लॉय को हायर किया है, जैसे भारत से कोई आदमी गया, वहाँ पर ए नामक व्यक्ति गया, उसको बी नामक व्यक्ति ने हायर किया है, तो बी नामक व्यक्ति के पास में कई सारे ऐसे अनुचित अधिकार होते हैं, जैसे पासपोर्ट जमा कर लेना। ये एक ऐसे अनुचित अधिकार होते हैं जिसके कारण से जो भारत से व्यक्ति जाते कई बार वहाँ पर फंस जाते हैं, है ना। इस प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों को पासपोर्ट जब्त होने, वेतन मिलने में देरी, दयनीय जीवन यापन जैसी स्थिति परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो काफिला प्रणाली है ना, काफिला प्रणाली, ये भारतीय मजदूर जो लो इनकम ग्रुप के लोग जाते हैं वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा तरीके से परेशान किया जाता है। और ये आपने सुना भी होगा कि कई सारे लोग वहाँ पर गए और फंस गए, उनका शोषण किया गया, वेतन नहीं दिया जा रहा, पासपोर्ट रख लिया है, 3 साल से घर ही नहीं आ रहा क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ क्या है? काफिला प्रणाली बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। इसका विरोध हमेशा ही भारत सरकार को करना पड़ता है। कई बार तो लोगों को छुड़ा के लाना पड़ता है वहाँ से। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पाकिस्तान को प्रदत्त वित्तीय सहायता संबंधी चिंताएं हमारे लिए बनी ही रहती है। क्षेत्रीय संघर्षों के बीच राजनीतिक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा, जिसमें इजराइल और ईरान और अरब देशों के बीच में ये 3 पक्षीय संबंध जो हमें स्थापित करना पड़ता है। इजराइल को काउंटर करना चाहते हैं ये देश, फिर ईरान को भी पसंद नहीं करते हैं ये देश, तो इनके बीच में हमेशा ही विवाद रहता है। उस विवाद में भारत जैसे देश जिनके सभी के साथ में अच्छे रिलेशन हैं, हम पिसते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि 20 किलोमीटर डेली आपको फ्री ट्रैवल मिलेगा ईच डायरेक्शन, यही तो लिखा, ईच वे ऑन NH फॉर व्हीकल विथ सैट नैव सिस्टम। अब ये क्या है? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। कौन सा भाई? तो GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस अगर आपका कार है, व्हीकल है, तो आप अगर NH पर 20 किलोमीटर दोनों साइड में NH जैसे गुजर रही थी, या तो आप इधर जाएं या इधर जाएं, तो 20 किलोमीटर ट्रैवल पर आपके लिए कोई फी नहीं लगेगा। दरअसल भारत में सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम्स के द्वारा टोल सिस्टम बनाया जा रहा है। जनता से पैसे वसूलने के नए नए तकनीकें खोज रही है सरकार। इसी में ये सिस्टम लाया गया है कि अब आपके कार को किस प्रकार से टोल देना पड़ेगा, तो जितनी देर आपने NH पर बिताया है उतना ही टोल आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम लाया जा रहा है। तो GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस अगर आपका कार है
और आपने 20 किलोमीटर की किसी भी डायरेक्शन में यात्रा की है तो पर डे के हिसाब से, पर डे 20 किलोमीटर पर डे, तो आपके ऊपर में कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 20 किलोमीटर को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप भले ही 21 किलोमीटर चलें या 40 किलोमीटर चलें, आपको पूरे यात्रा का फीस देना पड़ेगा, 40 किलोमीटर का फीस देना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम भारत सरकार ने इंस्टॉल किया है। इसको लेकर उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, यानी कि ये लागू भी हो चुका है। इसको लेकर उन्होंने 2008 का जो रूल है, 2008 टू इंक्लूड प्रोविज़न जो है, इसको उन्होंने संशोधन भी किया है, इसमें अमेंडमेंट भी किया है और इसके द्वारा इस चीज़ को लागू किया जा रहा है। भारत में सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम आपको दिखेगा जगह जगह पर, जहां पर आपकी कार ने कितनी देर एनएच पर बिताया है, इस पर आधारित आपसे टैक्स वसूला जाएगा। 20 किलोमीटर अगर आप एनएच पर चले हैं किसी भी डायरेक्शन में तो आपसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। 20 किलोमीटर से ज़्यादा होते ही आपसे टैक्स वसूला जाएगा। ये सिस्टम भारत सरकार ने अभी इंक्लूड कर दिया है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ है FATF से रिलेटेड है कि भारत में 2025 ईस्वी के अप्रैल महीने में FATF की बैठक होने वाली है। कब होने वाले बंधुओं? तो अप्रैल 2025 में होने वाली है। FATF की बैठक भारत में होगा, मुंबई में होगा। कहाँ पर? तो मुंबई में बैठक होने वाली है। तो भारत सरकार जो है इसमें नया डिस्क्लोजर रखने के लिए बता सकती है, बोला है कि हम बोलेंगे FATF के समक्ष में कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी जानकारी को डिस्क्लोज किया जाए, और ख़ास तौर से क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो पेमेंट्स होते हैं क्रॉस बॉर्डर में, उसको लेकर भारत सरकार के कंसर्न है कि उसका उपयोग कहीं न कहीं टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है। इसीलिए FATF के समक्ष इन चीज़ों को उठाया जाएगा कि इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाए। इस बैठक में प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साथ भारत के टेक्नोलॉजी फर्म, दुनिया भर की सरकारों से बहुत सारे देश सम्मिलित होंगे। तो उसी में इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है ये रिकॉर्ड को किस प्रकार से पब्लिक करना चाहिए सरकार के समक्ष में, ताकि सरकार जो है इस तरह के गलत फंडिंग को रोक सके और उस गलत फंडिंग से होने वाले जो गलत काम हैं उस पर भी लगाम लगाया जा सके। तो ये अभी तो यही है इशू जिसके उठाया जाएगा जिसको। तो हम लोग FATF के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दरअसल G20 की बैठक जब हुई थी उस दौरान भी इस चीज़ पर बातचीत हुई थी कि हमें इस तरह से टेरर फंडिंग को रोकने के लिए आजकल जो ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें भी टेरर फंडिंग इंक्लूड हो रहा है, तो हमें इस पर भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो FATF क्या करती है दरअसल में? तो इसका नाम ही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक तरह से दुनिया भर में गलत ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं उनका वॉच डॉग है। ये देख रेख करता है, निगरानी करता है कहीं पर कोई टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही है। देशों को ग्रे लिस्ट, बैक लिस्ट में शामिल भी करता है। अगर आपके यहाँ के पैसे का उपयोग गलत काम के लिए हो रहा है, आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए हो रहा है, तो ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में भी डालती है। तो इस तरह की चीज़ों को ज़रा हम लोग देखते हैं कि FATF क्या काम करती है, कब इसको बनाया गया, किस ईस्वी में बनाया गया, कौन से संगठन इससे जुड़े हुए हैं, भारत कब इससे जुड़ा, इन सभी फैक्ट्स को कर लेते हैं। बाकी जब ये बैठक होगा तब इन चीज़ों के बारे में भी देख लेंगे, है ना। देखिए क्या है FATF का, और अभी जो कंसर्न जाहिर किया गया इसमें दो चीज़ों पर बात भी करना पड़ेगा। एक ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई फिनटेक जो कंपनियां हैं, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब फिनटेक में आएंगे। फिनटेक, फिन का मतलब फाइनेंस और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, वित्त से जुड़ी हुई तकनीक। तो हमें ये देखना पड़ेगा अगर इस तरह के नॉर्म्स को लागू किया जाता है FATF के द्वारा तो उससे फिनटेक कंपनियां भी ना प्रभावित हों, इन्वेस्टमेंट भी ना प्रभावित हों, और हम सही से गलत उपयोग को भी रोक पाएँ। तो देखिए आगे क्या होता है। ये तो छोटा सा भी डेवलपमेंट है, तो उसको मैंने बताया है, उसी के बहाने FATF चर्चा में आया है। दरअसल पूरे साल ही ये बॉडी चर्चा में रहती है। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग, ध्यान से शब्दों को देखिएगा, आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों के पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। G7 जो देश हैं 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, 1989 में स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच और उनको रोकना है। अमेरिका पर 9/11 हमले, आज ही के दिन अमेरिका पर हमला हुआ था, 9/11 आज ही है। 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयास को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। 9/11 के बाद इसमें टेरर फंडिंग को इंक्लूड किया गया है। उससे पहले टेरर फंडिंग को इंक्लूड नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उससे पहले पश्चिमी देश और अमेरिका को लगता था कि आतंकवाद जो है ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस कुछ रुष्ट लोग हैं जो गन लेकर मार रहे हैं। हम जब उनके सामने आतंकवाद की बात करते थे तो वो इग्नोर करते थे, लेकिन 9/11 के बाद उन्होंने समझा कि आतंकवाद क्या होता है, तो उसके बाद FATF में भी इन चीज़ को इंक्लूड किया गया।
अप्रैल 2012 में सामूहिक विनाश हथियार जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है उसके प्रसार के वित्त पोषण के भी क्लॉज इसमें जोड़े गए कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए अगर वित्त पोषण हो रहा है तो वो भी टेरर फंडिंग में आएगा। FATF की अनुशंसाएँ क्या है? अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना कि 1 वर्ष से भी कम समय में FATF ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए 40 सिफारिशों का सेट शामिल था और दुनिया भर में उन 40 सिफारिशों को लागू भी किया जाता है। 2004 में FATF ने 9वीं विशेष सिफारिशें प्रकाशित की जो मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए सहमत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को और मजबूत करते हैं और FATF की कुल 40+9 सिफारिशें हो गई हैं। 2012 में FATF ने सिफारिशों को संशोधित किया और WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रसार के वित्त पोषण जैसे नए खतरे से निपटने के लिए भी उनका विस्तार किया। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसी शब्दावली जो है ये पश्चिमी देश और अमेरिका यूज करते थे सद्दाम हुसैन के लिए और भी कई सारे शासकों के लिए, है ना। दुनिया भर के 200 से अधिक न्यायालय, 9 क्षेत्रीय निकाय और FATF सदस्य के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से FATF सिफारिशों के लिए प्रतिबद्ध है। FATF के सत्रीय अधिवेशन FATF प्लेनरी के निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिवर्ष 3 बार इसका सत्र का आयोजन होता है। 1 वर्ष में 3 बार इसकी बैठक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 4-4 माह पर होती है, 4-4 माह पर इसकी बैठक होती है। पहला बैठक अप्रैल में होगा, उसके 4 माह बाद दूसरा होगा, उसके 4 माह बाद तीसरा होगा। ओके। FATF के सदस्य और पर्यवेक्षक 27 सदस्य निकाय हैं। दुनिया के लगभग सभी हिस्सों के प्रमुख वित्तीय केंद्र प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया की जो भी बड़ी इकोनॉमी या बड़े वित्तीय आपको केंद्र दिखेंगे वो सब इसके सदस्य हैं। 39 सदस्यों में से 2 क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद भी इसका सदस्य है। जो संगठन है, जो क्या है, संगठन है और वो भी इसके सदस्य हैं। आने वाले दिनों में चर्चा है कि यूरोपियन यूनियन ब्रिक्स का हिस्सा हो सकता है। इंटरेस्टिंग है ना ये चीज़, ब्रिक्स में यूरोपियन यूनियन शामिल हो सकता है। हालांकि ब्रिक्स में रूस भी शामिल है जिसका यूरोप से बनता नहीं है। देखिए क्या क्या होता है, ये सारे इसके देश हैं, आपको याद रखने हैं तो याद रख लीजिए, वैसे याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। भारत 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ। 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बना है। कब बना है? 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बने हैं हम। भारत FATF के क्षेत्रीय साझेदारों एशिया पैसिफिक ग्रुप, इंडो पैसिफिक ग्रुप है दरअसल में नाम इसका, और यूरेशियन ग्रुप का भी सदस्य है। पर्यवेक्षक इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है और FATF के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। उनमें कई सारे संगठन भी हैं, ये सारे संगठन भी FATF से जुड़े हुए हैं। FATF का अध्यक्ष FATF प्लेनरी द्वारा अपने सदस्यों से नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। FATF प्लेनरी और संचालन समूह के बैठकों को बुलाता है, अध्यक्षता करता है, सचिवालय की देखरेख से उसका काम होता है। T राजा कुमार 2022 में पदभार संभाला था इन्होंने। 1 जुलाई से शुरू होता है। पद संभालने के 2 वर्ष बाद 30 जून को समाप्त होता है कार्यकाल। T राजा कुमार जी हैं, इन्होंने 2022 में पदभार को संभाला था और जुलाई 2022 में पदभार को संभाला था इन्होंने। FATF का सचिवालय OECD के सचिवालय में ही मुख्य में पेरिस में स्थित है। ये OECD का जो मुख्यालय है उसी में इसका ऑफिस भी है। ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट ये अन्य देशों को टैग दे देती है। FATF प्लेनरी के द्वारा ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डाला जाता है देशों को। ग्रे लिस्ट का तात्पर्य क्या है? जिन देशों को टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट क्या होता है? उन असहयोगी देश या क्षेत्रों को शामिल किया जाता है आतंकवादी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार अभी ब्लैक लिस्टेड हैं, ब्लैक लिस्टेड देश हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। तो FATF के बारे में बेसिक जानकारी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि विल डिप्लॉय 5000 कमांडोज, साइबर कमांडोज इन 5 ईयर, अमित शाह जी ने बोला है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ड्यूरिंग द फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ 14C इन न्यू दिल्ली। 14C I4C कहा जाता है, वैसे इसको I4C कहा जाता है, मैं 14C बोल रहा था। I4C इसको कहा जाता है। I4C का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। I4C, मैं 14C गलती से पढ़ा था मैंने। I4C क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब इसी को 4C इन्होंने नाम दे दिया है, ये ध्यान रखिएगा। राजेश कुमार जो हैं वो इसके CEO हैं। राजेश कुमार जो CEO हैं, राजेश कुमार CEO हैं इसके। और क्या था इसका? तो फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था I4C का नई दिल्ली में, जहाँ पर जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बताया कि देश जो है वो डिजिटली रूप से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी गति से बढ़ रहा है। तो देश में हमें नए आयाम से भी सामना करना पड़ रहा है। चुनौती का नया आयाम कौन सा बन गया है? तो वो है साइबर थ्रेट।
जिसमें प्रतिदिन 67,000 के कॉल एवरी डे रिसीव किए जाते हैं और 1500 से 2000 उसमें सीरियस कंसर्न वाली चीज़ें होती हैं जिससे एजेंसियां निपटती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा समस्या है ये, और ये क्यों है, क्योंकि डिजिटली चीज़ें बढ़ रही हैं। साइबर फ्रॉड भी बहुत सारे भारत में होते हैं। तो उन सभी चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए अमित शाह जी ने ये कहा है कि आने वाले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो स्थापित किए जाएंगे, जो स्टेट सेंटर में भी होंगे, स्टेट लेवल पर भी होंगे और देश लेवल पर भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बोला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अकेले साइबर क्राइम से नहीं निपट सकती है, हमें साथ में सहयोग करते हुए साइबर क्राइम से निपटना पड़ेगा। अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हो सकते हैं और भारत सरकार के अलग अलग एजेंसियां भी शामिल होंगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ों को लॉन्च भी किया गया उनके द्वारा। देखिए 14C का पहला सेलिब्रेशन था, उसके दौरान उन्होंने साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर CFMC को लॉन्च किया है। CFMC इसको लॉन्च किया है। उसके अलावा देखिए क्या है, समन्वय ये क्या है, ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी सिस्टम है, ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी है, ये भी लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। और साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है कि साइबर सस्पेक्ट, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अपराधियों की सूची भारत सरकार अभी रखती है। एक आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले हर थाने के पास में एक लिस्ट होता है जिसमें वो क्या करती है कि इस व्यक्ति के द्वारा ये अपराध किया जा सकता है, सस्पेक्ट होते हैं उनके ऊपर में भारत सरकार के होते हैं कि लोकल पुलिस ऑफिसर्स को होते हैं कि हो सकता है कि ये आदमी क्राइम करे, तो सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट होती है जिनके ऊपर शक होता है। उसी प्रकार से साइबर सस्पेक्ट की रजिस्ट्री भी भारत सरकार तैयार करेगी, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो तैयार करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। साइबर सस्पेक्ट की रजिस्टर, उस रजिस्टर में क्या होगा, पहले से ही नाम दर्ज होगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो साइबर क्राइम कर सकते हैं। ये क्या है, तो नया आयाम है सिक्योरिटी का, जिसमें हमें उसी प्रकार से तैयारी करना पड़ेगा जिस प्रकार से अभी हम बाकी जगहों पर सिक्योरिटी को सही से करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3-4 पोर्टल के नाम, उनको ध्यान में रखिएगा, और साइबर कमांडोज स्थापित किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसका पहला था और राजेश कुमार जी इसके CEO हैं, ये भी ध्यान रखना है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है एक सुपर साइक्लोन के बारे में, मैंने आपको बताया था यागी भी बोलते हैं इसको, याजी भी बोलते हैं। ये वियतनाम में भी आया है, मैंने आपको बताया था चीन में आया था। चीन के बाद ये जो सुपर साइक्लोन इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, 82 पहुंच गया है डेथ टोल, है ना। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई है। याजी सुपर साइक्लोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ यहाँ पर हवाएँ चली हैं। कई जगहों पर तो 150 से भी ज़्यादा देर दर्ज किया गया है हवाओं की रफ्तार। तो आप समझ सकते हैं सुपर साइक्लोन याजी ने किन 2 देशों को प्रभावित किया है, तो चीन और वियतनाम को खास तौर से इम्पैक्ट किया है इन्होंने। चीन और वियतनाम को जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर ही ध्यान रखिएगा इसको। अगला न्यूज़ है आज का, आखिरी न्यूज़ कौन सा है, तो इसमें है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इन्होंने पहली मीटिंग की है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोर्ड की। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री महोदय, और उसकी पहली मीटिंग में कल उन्होंने भाग लिया है। और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसको नाम दिया जाता है, दरअसल में ANRF नाम दिया जाता है। ANRF का एम है कि लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा हम निवेश करें रिसर्च में। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो रिसर्च होते हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित कर सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम ला सकें ताकि रिसर्च का दोहराव भी ना हो। ज़रा हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसकी पहली बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने दरअसल बैठक की अध्यक्षता की है, क्योंकि अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, पहली बार उन्होंने की है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या होता है अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जिसको अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन भी कहा। NRF प्रस्तावित निकाय, प्रस्ताव पास हो चुका है, इसको स्थापित किया जा चुका है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया को प्रतिस्थापित करेगा। प्रभावशाली ज्ञान सृजन अंतरण के माध्यम से भारत के महत्वाकांक्षी विकास एजेंडे में तेजी लाने के लिए अनुसंधान, देश में रिसर्च का वातावरण हमें बनाना पड़ेगा, रिसर्च का माहौल हमें बनाना पड़ेगा। NRF के लक्ष्य क्या है, अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देना, भारत के सबसे गंभीर विकास चुनौतियों को संबोधित कर सकेगा। आज जो आप भारत देख रहे हैं 2024 में, इस भारत की नींव 1947 के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही रखी गई थी। देश में
उस समय खाने को हमारे पास गेहूं नहीं थे, लेकिन देश में DRDO की स्थापना कर दी गई थी, देश में IITs की स्थापना हो गई थी, देश में अलग अलग साइंस से जुड़े हुए ISRO की स्थापना हो चुकी थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हो चुकी थी। कई सारे ऐसी चीज़ें जिसकी स्थापना हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अनुसंधान जब तक नहीं होगा देश में, रिसर्च नहीं होगा जब तक देश में, तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस चीज़ को हमने उस समय तो स्थापित किया, लेकिन उसके पश्चात नए इंस्टीट्यूशंस स्थापित होने भारत में बंद हो गए थे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इस तरह के डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर रिसर्च जैसे कामों को प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। केवल इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी को चलाने के लिए उसका बेस तैयार करना पड़ता है, और बेस रिसर्च पर ही बेस्ड होता है। मैंने आपको समझाया भी था, अमेरिका अगर अमेरिका है तो रिसर्च के कारण से है और किसी भी चीज़ के कारण से नहीं है। सुपर पावर बनना है तो आपको रिसर्च पर ध्यान देना पड़ेगा। अनुसंधान प्रयासों को दोहराव को न्यूनतम करना। दोहराव का मतलब जैसे भारत सरकार का भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे मान लीजिए एक ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम है इसका, है ना। अब मान लीजिए एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत में कोई और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेम प्रोजेक्ट पर दोनों जगह पर रिसर्च हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक जगह जब रिसर्च हो रहा है तो दोहराव क्यों हो रहा है, दो जगहों पर हम पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं सेम ही चीज़ के रिसर्च को लेकर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इस तरह के फंड की स्थापना कर रहे हैं, अनुसंधान बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं, जिससे दोहराव ना हो। NRF की मुख्य बातें क्या हैं? NRF की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इससे 10 प्रमुख निदेशालय शामिल होंगे, और प्रधानमंत्री जी ने कल इसकी पहली बैठक की है। इसमें क्या होगा, तो विज्ञान, कला, मानविकी, नवाचार, उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 18 सदस्यीय बोर्ड होगा, जिससे प्रख्यात भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता भी शामिल होंगे। सरकारी अधिकारी को हटा देना चाहिए इसमें से, इनका कोई काम नहीं होता, केवल देरी करने के अलावा इनका कोई काम नहीं होता। एक आध को रखना चाहिए। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी क्या करेंगे यहाँ पर? साइंटिस्ट को रखिए, एकेडमिक लोगों को रखिए, जिनका संबंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या कोई बड़े एकेडमिक हैं दुनिया के, उनको रखिए, शामिल कीजिए इसमें। देश के दुनिया लेवल के विशिष्ट लोगों को शामिल कीजिए। NRF एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होगा। इसका एक स्वतंत्र सचिवालय होगा, स्वतंत्र होगा इसका सचिवालय, स्वतंत्र होगा बिल्कुल ही सचिवालय इसका, किसी के ऑफिस में नहीं खोल दिया जाएगा। 2030 तक अनुसंधान विकास भारत के निवेश को 2% तक करना है। अभी 0.7% हम रुपया खर्चा कर रहे हैं। 100 रुपये का GDP है, तो उसमें 0.7% हम रिसर्च पर खर्चा कर रहे हैं मात्र, जिस पर हमें सबसे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशकों में भारत की हिस्सेदारी को लगभग 5% 7% करना है। जो साइंटिफिक प्रकाशन होते हैं, पब्लिकेशन होते हैं, अलग अलग पब्लिश होते हैं, पत्र वगैरह, साइंटिफिक, देखिए PhD तो आजकल कोई भी कर ले रहा है, उधार की PhD होती है, लेकिन जो दुनिया भर में प्रतिष्ठित जो पब्लिकेशंस हैं, जहाँ पर रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, उसमें भारत के योगदान अभी 5% है, उसको बढ़ाकर 7% करना है। विभिन्न विषयों क्षेत्र में प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं को एक पूल का निर्माण करना, भारत के विकास संबंधी चुनौतियों के लिए नवीन समाधान विकसित करना है, और वैज्ञानिक ज्ञान को सामाजिक आर्थिक लाभ में अंतरित करना है। इसी पर आधारित मैंने एक बार सवाल पूछा था कि भारत को ISRO से क्या प्राप्त हुआ है, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में ISRO का क्या योगदान है। ISRO को जब स्थापित किया गया तो उसके पीछे मूल उद्देश्य यही रखा गया था, स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं रखी गई थी, बल्कि हमारी अपनी जुड़ी हुई चीज़ों का समाधान ISRO करेगा। जैसे टीवी प्रसारण, जैसे कम्युनिकेशन का प्रसारण, जैसे कृषि को लेकर, जैसे मौसम विज्ञान को लेकर, आपदा प्रबंधन, जो देश से जुड़ी हुई मुद्दे थे ना, उसके समाधान के लिए ISRO का शुरुआत में उपयोग किया गया था। अब हम लोग मिशन मार्स और चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं। शुरुआत में हमने क्यों नहीं किया? हम कर सकते तो उस समय भी, क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। NRF को चलते हैं नेक्स्ट पर। एक छोटा सा न्यूज़ है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे अगर न्यूज़ होगा तो। या जी, तो मैंने आपको करवा ही दिया, तो न्यूज़ तो अब नहीं है कोई भी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।